माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से जो डिबेट हो रही है उसमें उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने अपनी बात रखी और उसके बाद माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य और भादरा के आने वाले सदस्यों ने अपने भाषण भी दिए। आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभापति महोदय, हर बजट के बाद समेकित निधि से बजट को विनिर्दिष्ट राशियों में उपायोजित करने हेतु विनियोजन करते हैं, यह उसी का बिल है। परंतु आज बजट पेश हुए 1 माह भी नहीं हुआ और इस बिल को देखो, इसमें 8,920 करोड़ रुपए की राशि बढ़ गई। 1 महीने के इतने छोटे से अंतराल में 8,920 करोड़ रुपए की राशि बढ़ गई। जब बजट पेश किया तब ये राशि 2,94,000 करोड़ थी। विथ वेज और मीन्स मिला लें तो 3,46,000 करोड़ थी, लेकिन आज इस बिल में ये कह रहे हैं कि ये 3,55,000 करोड़ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ही मांग करता हूं कि अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए लोग और जो मंत्री जी इसको नोट कर रहे हैं, ये अपने जवाब में जरूर समझाएं कि हमेशा तो उसी में से विनियोजन समेकित करते हैं जो बजट का आकार होता है, उससे एक्स्ट्रा लेकर पहले ही इसी विनियोजन बिल में लेकर आना और वो भी 8-9 हज़ार करोड़ रुपए बढ़ा देना, ये मैं समझता हूं कि स्थिति अच्छी नहीं है। सभापति महोदय, आपने उस दिन वीज एंड मीन्स में ये कहा था कि 52,000 करोड़ रुपए इसमें माना था और 3,46,000 करोड़ रुपए किया था, जबकि मैंने उस दिन भी कहा था कि ये फिगर जो है फ्रैक्चर्ड है। ये फिगर अलग अलग जगहों पर लिखा गया है, केवल एफआरबीएम की धाराओं को सेट करने के लिए, लोन के आकार को दिखाने के लिए, जीएसडीपी के आकार को बढ़ाकर दिखाने के लिए इस फ्रैक्चर्ड में लिखा गया और इसको अकाउंटिंग में अलग अलग सिस्टम से अकाउंटिंग की गई है। जबकि स्पष्ट फिगर यदि आप देखो तो बजट पेश कर रहे हैं 22-23 का, उसमें लोन का फिगर दे रहे हैं एक्चुअल में 20-21 का, बजट 22-23 का, और लोन का फिगर आप दे रहे हो एक्चुअल्स का उठाकर 20-21 का, तो फिर बजट भी 20-21 पे चर्चा करो। सभापति महोदय, यदि लोन अमाउंट करंट ही लेना चाहिए और यदि इसको आप देखो लोन अमाउंट को, तो आज इसमें जो बजट दिया था 20-21 का, उसके बाद में उस समय भी मैंने कहा था कि 20-21 के बजट में कुल लोन राजस्थान पे 4,72,000 करोड़ का हो गया और उस समय आपने इन्होंने कहा कि 52,000 करोड़ रुपए मानकर 3,46,000 करोड़ माना, और आज ये खुद कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ बढ़ गया। यानी वो कौन सा बढ़ा? आज भी इन्होंने टिल दिसंबर 2019 को लिया है और वो भी केवल डिस्कॉम को जोड़ा है, जबकि इन्हीं के उसमें आज एफआरबीएम की ये जो आर्थिक सर्वेक्षण की किताब है उसमें स्पष्ट लिखा है कि टोटल यदि अपन राजकीय उपक्रम को जोड़ें तो 94,448 करोड़ रुपए का लोन है। तो ये फिगर आज भी सच क्यों नहीं बता रहे? जब आप 9,000 रुपए बढ़ाकर बता रहे हो तो इसको एक्चुअल बढ़ाकर आज का फिगर लो। 22-23 के बजट में 22-23 का फिगर नहीं लेना चाहते और 20-21 का फिगर भी जोड़ते हो तो ये 5,66,000 करोड़ चला जाता है। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट बनाते समय जो अधिकारी कलाकारी दिखाते हैं, जैसे माननीय उपनेता जी ने कहा कि बजट एक्चुअल्स तो आएगा 3 साल बाद, फिर हम आरी ले आएंगे, हमें जो मर्जी कुछ भी लिख लें, कोई पूछने वाला है नहीं, और 3 साल बाद हम उन चीजों को भूल जाएंगे। महोदय, लोक कल्याण के लिए यदि कोई बजट लेते हैं और उसमें यदि घाटा बढ़ता है तो इसकी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यदि ओवरड्राफ्ट बढ़ता है और उससे जनता को फायदा हो रहा है तो कोई, मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट किसमें बढ़ रहा है? ये सदन के सामने स्पष्ट करे सरकार कि जनता की भलाई में ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, या ब्याज और पेंशन पे ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। सभापति महोदय, यहाँ स्टेट जो अभी बात आ रही थी कि मैं खिलाफ किसी के नहीं हूं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के पक्ष में हूं। सभा माननीय नेता, आपने अपना भाषण दे दिया, अब दोबारा मत दो आप। सभापति महोदय, 21-22 का बजट आपने जीएसडीपी पर करंट प्राइसेस में 25। मैं आज पूछना चाहता हूं सदन में, आज बजट का अंतिम चरण में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विद्वान सदस्य 25% करंट प्राइसेस पे बढ़ोतरी मानकर 21-22 का बजट बनाया था। आज आप जवाब दे दें कि ये क्या ये बजट 25% की बढ़ोतरी पर चल रहा है क्या? 21-22 का बजट 11.6% की करंट प्राइसेस में चल रहा है, यानी वो बजट ऑन द मूव गिरेगा, उस बजट की घोषणाएं ऑन द मूव गिरेगी। अगले साल एक्चुअल आएगा जब तक सब चुनाव के मोड में चले जाएंगे। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार आपने 38% की बजट की बढ़ोतरी की, और वो किस पे की? वो फिर काल्पनिक फिगर पे की। या तो ये फिगर कर्जा लेकर बढ़ेगा
या ये फिगर आपकी रेवेन्यू लेकर रेवेन्यू से आप बढ़ाएंगे, लेकिन रेवेन्यू की स्थिति क्या है? आपने 21-22 में कहा हम 1,73,000 करोड़ रुपए लेकर आएंगे, और लाए कितने आप एक्चुअल्स में? 1,34,000 करोड़, यानी आपकी घोषणा से 23% कम। इसका मतलब ये तो तय है, और पिछले साल की दिसंबर तक का आंकड़ा भी ऐसा ही है, ये तो तय है कि आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है। जब रेवेन्यू नहीं बढ़ रही तो आप लोन लेकर बजट को पूरा करेंगे। और मैंने कहा कि लोक कल्याण के लिए लोन लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोन लेने की गुंजाइश कहां आपके पास? मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को कि जो कोरोना का महामारी थी उस काल में इस सरकार को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का एक वरदान मिला। जो 3% FRBM की छूट थी, आपको 2% एक्स्ट्रा मिली, 5 प्लस 1% कुछ कंडीशंस के साथ मिली। 6% FRBM की छूट में आपने पूरा किया। राजस्थान भारी भरकम लोन लिया, कोई बात नहीं, आपने योजनाएं कुछ बनाई होगी, कुछ जनता की मांग पूरी की होगी, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब इस बार की बजट की घोषणा आपने की, आपकी रेवेन्यू बढ़ नहीं रही, आपको FRBM की छूट मिल नहीं रही, लोन नया ले नहीं सकते, तो आपको उल्टा क्या करना पड़ेगा? FRBM को 1% कम करना पड़ेगा और आपको 72,000 करोड़ रुपए लोन चुकाना पड़ेगा। अब सरकार किस दुविधा में है? आप 72,000 करोड़ लोन भी चुकाओगे और बजट की घोषणाओं की पूरी करने की झूठी बात भी कर रहे हो, और रेवेन्यू आपकी बढ़ नहीं रही। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? सदन में केवल झूठे भाषण देकर चले जाना। अभी शुरू से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि कौन आता है कौन नहीं आता। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि कौन कितने समय आए, पिछली सरकार में आपके नेता कितनी बार आए, कितनी बार गए। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये भूल गए कि इनकी लोन की क्षमता तो कब की पूरी हो चुकी है, अब तो रीपेमेंट का समय आ गया है। और सभापति महोदय, उदाहरण के लिए आप देखो कि इनके 2020-21 को एक्चुअल को देखो कि 1,34,000 करोड़ रुपए जब इनकी इनकम हुई थी तो इनकी तनख्वाह, ब्याज और पेंशन पे 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यानी केवल इन 3 खर्चों को पूरा करने के लिए 44,000 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ा। और यही हाल इस बार है। इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लोन लेने के लिए FRBM को हमने सेट किया, और एक बार नहीं कहा कि केंद्र सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। केंद्र सरकार को धन्यवाद इन्होंने नहीं दिया। धन्यवाद दो मोदी जी को कि आपको 35,000 करोड़ रुपए एक, 25,000 करोड़ रुपए एक, कुल 60,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिला। और इसके अलावा आपको आयुष्मान भारत में, मुफ्त राशन में, स्वच्छ भारत अभियान में, नेशनल कैप में, NHI में, आपका इसमें किसान सम्मान निधि में, आपके आवास में, मुख्यमंत्री आवास योजना जो आप चला रहे हो, केंद्र के पैसे से चला रहे हो, स्वच्छता में, उज्ज्वला में, रमसा में, NRHM में, ऐसी अनेकों योजनाओं में इन सब के अलावा पैसा आपको मिल रहा है। सभापति महोदय, केवल झूठे आंकड़े रखने से नहीं होता। सभापति महोदय, अभी बात आई कि इसकी CAG की रिपोर्ट की, मैं इसके ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, पर आप देखो कि CAG के लास्ट पेज पे बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति क्या है। ये तो एक्चुअल है 2020 का है, 31 मार्च का। इनकी स्थिति क्या है सभापति महोदय? 5 साल से लेकर 3 साल तक 3,644 केसेस इनके जो है वो बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या है। बकाया लेखा पर्यवेक्षण में यदि आप जाओगे तो 17,119, और इसमें कितनी राशि है? 24,338 करोड़ रुपए, 83 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रत्युत्तर के अभाव में इनकी क्या स्थिति है कि बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 587 जिनका प्रत्युत्तर बाकी है, बकाया अनुच्छेदों की संख्या 2580, और इसमें राशि कितनी है? 23,270 करोड़ रुपए। ये CAG की रिपोर्ट है। सभापति महोदय, इसके साथ आप ये देखो कि जिन ठेकेदारों से बीमा प्रस्तुत करना था, ये CAG लिख रहा है राज्य सरकार के काम को, उसमें 197 करोड़ रुपए के बीमा प्रस्तुत करने थे उन ठेकेदारों के जिन्होंने नहीं किए। सभापति महोदय, ये इस प्रकार से राजकीय उपक्रमों की जो अनदेखी की जा रही है। मैं अभी चिकित्सा मंत्री जी यहाँ है नहीं, एक ऐसा मामला आपके सामने रख रहा हूं कि राजस्थान में हो क्या रहा है। राजस्थान में एक नर्सिंग कॉलेज और स्कूल्स का एक फेडरेशन बना हुआ है जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में बना हुआ है। इसमें 30 मार्च 2020 को इनकी फेडरेशन मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखती है कि फेडरेशन में 100 करोड़ रुपए पड़ा है और आप कोविड में ये पैसा ले लीजिए। वित्त विभाग फेडरेशन को पत्र लिखता है कि ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। सभापति महोदय, हद तो तब हो गई
जब फेडरेशन ये कहता है कि ये 2000 ये जो पैसा है ये हमारे पास है ही नहीं, यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का फेडरेशन, और वो वित्त विभाग को झूठा जवाब दे देता है, वित्त विभाग उसको स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद क्या होता है, आनन फानन में एक निर्णय होता है कि एक अजमेर जिले में केकड़ी में एक मॉडल जो है वो नर्सिंग कॉलेज और स्कूल बनाएंगे, और कितने रुपए का, केकड़ी एक छोटा सा कस्बे में ले जाकर एक मॉडल नर्सिंग कॉलेज फेडरेशन की तरफ से बनेगा, और उसमें 62 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 62 करोड़ रुपए, 62 करोड़ रुपए। तो मैंने उसमें देखा कि क्या कितना कंस्ट्रक्शन है, 20 करोड़ रुपए एडवांस भी दे दिया, और कंस्ट्रक्शन है मात्र 70,000 स्क्वायर फीट। सभापति महोदय, 8,870 रुपए स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, धरती जमीन से धरती खिसक जाती है सुनने पर। 8,870, दुनिया में कौन सा कंस्ट्रक्शन है जो 2,500 रुपए स्क्वायर फीट में तो सतवारियों तक लग जाता है। यदि इक्विपमेंट्स के भी 2 करोड़ रुपए जोड़ लो तो भी 8,600 रुपए स्क्वायर फीट एक वहां, इसके लिए भी 60 करोड़ रुपए जारी कर देता है भी। तो मैंने पूछा ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है, तो एक पन्ने की एक ऑडिट रिपोर्ट सीए की दी माननीय राजाखेड़ा के सदस्य, एक पन्ने की एक रिपोर्ट जो खुद का ही पेरोल पे रखे हुए सीए से रिपोर्ट दी हुई है, कह रही है ऑडिट रिपोर्ट है। मैं मांग करता हूं सदन में कि इस प्रकार के जो फेडरेशन बने हुए हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये उन लाखों बच्चों का 100 करोड़ रुपए है जो मुख्यमंत्री जी को कोविड के फंड में लेना चाहिए था, उन्होंने मांगा भी, लेकिन फेडरेशन की हिम्मत देखो कि फेडरेशन का रजिस्ट्रार और अध्यक्ष लिख देते हैं मुख्यमंत्री के पत्र पर कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि उस दिन उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए था। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा ब्लंडर राजस्थान में नहीं है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर इसके सीएजी से ऑडिट करवाई जाए, और इस तरह के जितने भी फेडरेशन के ऐसे की ये बने हुए हैं, सोसाइटीज बनी हुई है, उन सब सोसाइटीज में आरएएस लेवल के अधिकारी को उनके अधीन करना चाहिए, ताकि इस तरह के पैसों की बंदरबांट नहीं कर सके। सभापति महोदय, अभी भाषण देकर चले गए भादरा से आने वाले सदस्य, वो कह रहे थे आप किसके पक्ष में हो, किसके पक्ष में। मैं एक चीज के पक्ष में हूं, राजस्थान की जनता के कैपिटल एक्सपेंडिचर के पक्ष में। राजस्थान की जनता को बजट से क्या मिला, उसको सड़क मिली, नाली मिली, बिजली मिला, पानी मिला, उसके पक्ष में हूं मैं। आपने बजट को, आपने सरकार ने 12 भागों में बांटा है। मैं 2 मिनट में आपके सामने एक स्थिति रखता हूं। सभापति महोदय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बजट दिखाया 20,111 करोड़ रुपए, लेकिन जनता के लिए 3,100 करोड़ रुपए, मात्र 1.6%। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी प्रकार एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर के मद में आपने रखा 49,626 करोड़ रुपए, और जनता के लिए 1,881 यानी 0.63%। सभापति महोदय, वाटर सैनिटेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट में मैंने उस दिन भी कहा था कि इस डिपार्टमेंट में 21% बजट की कटौती की, और आपने रखा कितना, 8,728 करोड़ रुपए, और उसमें भी जनता के लिए 0.62%, केवल 1,831 करोड़ रुपए। वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं सत्ता पक्ष से आने वाले लोग, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये बजट आपकी गवाही दे रहा है। आपने कुल बजट रखा मात्र 2,567 करोड़ रुपए SC, ST एंड OBC वेलफेयर के सारी स्कीम्स में, और उसमें से 0.11%। मैं अभी अगली एक टेबल भी दूंगा कि देश में इसमें हमारी स्थिति क्या है। 0.11% केवल 340 करोड़ रुपए, और बजट का आकार कितना था, 3,46,000 करोड़ रुपए, उसमें से केवल 340 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, लेबर वेलफेयर में अभी सिरोही से आने वाले सदस्य लेबर की बात कर रहे थे, पुराने सरकार की बात कर रहे थे। ये टेबल है आपकी, ये आंकड़ा है, आपने रखा 1,555 करोड़ रुपए मात्र, लेकिन हद होगी तब जब उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, लेबर वेलफेयर के एक्सपेंडिचर पर जीरो बजट, जीरो। सभापति महोदय, जीरो। ये 1,555 रुपए केवल ब्याज तन का पेंशन है, जीरो बजट, जीरो। सभापति महोदय, क्यों नहीं होगा, वेलफेयर के लिए क्यों नहीं होगा, आप जवाब देना क्या क्या नहीं होगा, आप जवाब देना, इसके लिए डिबेट रख लो क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। तब अभी मैं बोल रहा हूं, जब आपका नंबर आए तब आप जवाब देना, और आप ये कहो राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य टेबल करो इस बात को कि लेबर के वेलफेयर की कोई जरूरत नहीं है, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सदन में रखो, ये बात कैसी बात कर रहे हो आप, भाषण दे रहे हो सदस्य। नहीं प्लीज, डिपार्टमेंट कोई ब्याज तनख्वाह के लिए क्या, लेबर के वेलफेयर के लिए बना हुआ है, सदस्य वेलफेयर शब्द हटा दो इसमें से। सभापति महोदय, डिस्टर्ब वो कर रहे हैं सभापति महोदय, मैंने नहीं किया, ये मिनट मेरे जोड़ देना। सभापति महोदय, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशंस, अब इसमें देखो
17,306 करोड़ रुपए। बजट तो बहुत बड़ा दिखा, और इसमें कैपिटल कितना है? मात्र 136 करोड़ रुपए, 0.46%। सभापति महोदय, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में 13,595 करोड़ रुपए। मैंने उस दिन भी कहा था सदन में कि राजस्थान के किसानों के साथ मजाक है कि पिछली बार से आपने 10 करोड़ रुपए बजट कम किया है। किसान बजट अलग से घोषणा की, मंत्री जी ने जैकेट बनवा ली। बजट तो पढ़ने को मौका नहीं मिला, पर 1 रुपए तो बता देते इसमें किसानों के सम्मान में। 10 करोड़ रुपए बजट कम किया एग्रीकल्चर बजट में। जैकेट मंत्री जी ने सिलवाई। सभापति महोदय, नहीं मैं तो साथ गया था। सभापति महोदय, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में आपने 8,309 करोड़ रुपए बजट रखा। इसमें जरूर सम्मानजनक रखा है, नए नए मंत्री जी बने थे उनकी इज्जत रख ली। इसमें आपका 2.2% है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो अब तक की बजट में सबसे ज्यादा है, 5,965 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, एनर्जी में अब आप सुनोगे माननीय सदस्य, एनर्जी में कितना रखा है? 26,750 रुपए। घाटा हमारा 92,000 करोड़ का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई जीएसएस बनेंगे, ये बनेंगे, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, गांव गांव में ऐसे बनेंगे, और कितना रखा है? मात्र 3920 करोड़ रुपए। ये अडानी को देंगे, खुद लेंगे, सेस में लगाएंगे, किस में करेंगे यही नहीं पता। केवल 3920 करोड़ रुपए। घाटा है 92,000 करोड़ का। हमारे समय तो ब्याज और हम चुकाते थे, अब डिस्कॉम खुद चुका रहा है। हमने ब्याज सरकार के ऊपर ले लिया था। सभापति महोदय, इसी प्रकार आप देखो कि साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इस पर सरकार बिल लेकर आई। एनवायरनमेंट पे, वैज्ञानिक उस पद्धतियों पर, नए नए इन्वेस्टमेंट से, और इसमें बजट कितना दिया है? मात्र 10 करोड़ रुपए का। 34 करोड़ का कुल बजट, और कैपिटल पे केवल 10 करोड़। रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में आपने 28,000 करोड़ का बजट रखा, लेकिन केवल 1,000 करोड़ का। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 1,000 करोड़ का बजट है केवल रूरल का। राजस्थान की 70% आबादी गांव में रहती है, और बजट मात्र 1,000 करोड़ का, 3,46,000 करोड़ के बजट में। सभापति महोदय, अभी कई सदस्य कह रहे थे कितना किया। देश की स्थिति में भी आंकलन देख लो एक बार कि सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन में राजस्थान का खर्चा मात्र 6.7%, और जबकि पूरे देश में पश्चिम बंगाल से लेकर 15.4 से लेकर 6.9% मिनिमम है, हम लोवेस्ट हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में हमारा खर्चा है 5.1%, हाईएस्ट है 17.2 और मिनिमम है 6.7, और हमारा है 5.2। रूरल डेवलपमेंट में हमारा खर्चा है 6.9%, हाईएस्ट 20.3 है, मिनिमम 7% है, और हमारा 6.9% है। सभापति महोदय, रोड और ब्रिजेज में हमारा खर्चा है 3.4%, लोवेस्ट इन इंडिया। नेशनल एवरेज 4.7 है, हाईएस्ट 12.7 से 4.7% है। पुलिस में राजस्थान का खर्चा मात्र 3.2% है, हाईएस्ट 10.3 से लेकर 4.6% है। वी आर लोवेस्ट इन इंडिया। सभापति महोदय, राजस्थान का इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में केवल 2.7% हमारा बजट है, जो मैंने अभी कहा भी था। नेशनल एवरेज 3.6 है, हाईएस्ट 8.5 से लेकर 4% तक है, हम इसमें भी लोवेस्ट है। एक भी मत बताएं जिसमें हम राजस्थान में हाईएस्ट और हम सीना तान कर कह सकें कि हम देश में सर्वाधिक उन्नति इस क्षेत्र में कर रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान का खर्चा, क्योंकि हमने बजट काल्पनिक माना, मैंने कहा ना कि काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर बजट की घोषणा करना अलग बात है, लेकिन बजट में खर्चा तो उतना ही करोगे ना जितना आपकी जेब में होगा। बच्चा भी कहता है कि चंदा मामा ला दो, लाना खिलौने वाली दुकान से ही बढ़ता है, वो चंदा मामा आता नहीं है। वो ठीक कांग्रेस सरकार ऐसे ही कर रही है। वो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को वो चंदा मामा खिलौनों की दुकान वाला ही देना चाहते हैं, बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं करना चाहते। सभापति महोदय, अर्बन डेवलपमेंट में हमारा खर्चा है 3.7%, नेशनल एवरेज है 3.9%, हाईएस्ट है देश में 6.1%। वेलफेयर ऑफ SC ST OBC, मैंने पहले ही कहा कि हम देश में सबसे कम 0.9%, जबकि देश का नेशनल एवरेज है 3%, हाईएस्ट है 13.1%, और हम लोवेस्ट में 2.4 से नीचे कोई स्टेट नहीं है, और हम है 1% से भी नीचे 0.9%। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में हमारा खर्चा मात्र 4.3%, और जो हाईएस्ट है वो 9% से लेकर 4.5%। हाउसिंग में, अब सभापति महोदय, अभी आज ही मंत्री जी ने कुछ लोगों को सस्पेंड करने की बात की थी यहाँ पे। हाउसिंग में राजस्थान का खर्चा 0.1%, और नेशनल एवरेज है 1.5%। देश का इंडेक्स 5.6 से लेकर 1.3%। सभापति महोदय, हम कहाँ खड़े हैं, इसका मनन यदि सदन नहीं करेगा
मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम तो नए लोग हैं, जो पुराने लोग बोलेंगे, जिस प्रकार का बजट हम देखेंगे उसी प्रकार के बजट की हम बात करेंगे। बस सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और लूंगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार से पहली बार नीति आयोग ने एक नया गोल इंडेक्स दिया है, जो देश में पहली बार दिया है। इस गोल इंडेक्स को यदि हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम रेड में कहां खड़े हैं। मैं केवल उन गोल्स पर बात करूंगा जिनमें हम रेड पे खड़े हैं। इन्होंने केवल ये माना कि केवल खर्चा करना ही हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है। किसी आदमी की इनकम यदि ज्यादा हो और खर्चा कोरोना में सारा ही मेडिकल पर चला गया तो उसकी इनकम क्या काम आई? इसका इन्होंने एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला है। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया है, उसमें हम कहां खड़े हैं? नो पॉवर्टी के सेक्टर में हमारे 100 में से मात्र 63 नंबर है, जबकि सारे राज्यों का जो एवरेज है वो 80 है। मैं केवल उसी सेक्टर की बता रहा हूं। 28 सेक्टर में से 8-9 सेक्टर जिनमें हमारी स्थिति खराब है और जिनको हमको इंप्रूव करना चाहिए। इसी प्रकार से क्लीन एयर एंड सैनिटेशन में हमारा स्कोर है केवल 54 आउट ऑफ 100, हम रेड जोन में है। रिड्यूस इक्विलेशंस में हमारा स्कोर है 45 आउट ऑफ 100, इसमें भी हम रेड में है। लाइट एंड लैंड में हमारा स्कोर है 43, इसमें भी हम रेड पे है। क्लाइमेट एक्शन में, जो क्लाइमेट चेंज की पूरी दुनिया में बात हो रही है, उसमें हमारा इंडेक्स है 49, इसमें भी हम रेड इंडेक्स में खड़े हैं। जेंडर इक्वलिटी की यदि हम बात करें तो जेंडर इक्वलिटी में हमारा स्कोर देश में अभी भी पीछे है, हम 39 पे हैं, केवल 39 मार्क्स के साथ देश में सबसे पीछे खड़े हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्री, इंफ्रा एंड इनोवेशंस में हमारे, मैंने पहले भी कहा था उद्योग की उसमें डिमांड में, कि हम 45 मार्क्स के साथ रेड जोन में खड़े हैं। जीरो हंगर में, अभी भूख की बात की, नो पॉवर्टी की बात की, जीरो हंगर में हमें केवल 53 नंबर के साथ हम 100 में से हम रेड जोन में हैं। इसी प्रकार कंपोजिट यदि देखें हम सारे इंडेक्स का तो हमारा स्कोर 60 है, जबकि सारे स्टेट को देखो, केरला, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सब का स्कोर जो है वो 75 से ऊपर है। सभापति महोदय, मैं केवल आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने बजट अच्छा दिया। बजट अच्छा देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो घोषणा करनी है, लेकिन उस बजट को धरातल पर उतरे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो मैंने कहा कि ना तो आपकी आय बढ़ रही है, ना आप नया लोन ले सकते, नया FRBM की एक्ट आपको छूट दे रही है, तो ये बजट की घोषणाएं आप पूरी कहां से करोगे, ये सदन को जरूर समझाए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सदन में की हुई प्रत्येक घोषणा राजस्थान की जनता के हित में पूरी हो, लेकिन इस पूरी करने के लिए माननीय नेता सदन के ये बताएं कि वो कौन सी एक्ट से पूरी करेंगे, कौन सा जादू है जिससे राजस्थान में ये घोषणाएं पूरी होगी। पिछले साल की पूरी कर दें, उससे पिछले साल की पूरी कर दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का 14वां बजट है, जो मैंने कहा इस सत्र का 4था बजट है। जो पहला बजट पेश किया था उसकी घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। कहाँ है वो फ्लोराइड मुक्त पानी, कहाँ है वो भिखारी मुक्त शहर, कहाँ है राजस्थान की जनता के लिए वो सुख सुविधाएं, कहाँ गया वो राहुल गांधी जी के मुंह से निकला हुआ वर्ल्ड क्लास सिटी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 5 बजे जब सदन के नेता जवाब दें तो इन सब चीजों पर जरूर जवाब दें कि वो तमाम घोषणाएं जो पिछले बजट में की है उनका क्या असर हुआ और इस बार की जो घोषणाएं हैं उनका क्या असर होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री ज्ञानचंद जी पारिक। माननीय सभा